This conference will now be recorded. जी, पेपर में आप लोगों ने अगर ये चेक करना है फार्मूलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए जो नल हाइपोथेसिस पॉसिबल है वो म्यू इज इक्वल टू कोई वैल्यू होगी। लेट्स सपोज हम लिख देते हैं 5। अगर क्वेश्चन के अंदर इक्वल के साइन की बात होगी ना तो समझो वो इंडिकेशन है कि वो हमें एच नॉट बता रहा है। या अगर वो ये कह दे कि जो क्लेम है वो म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, या वो ये बता दे कि जो एवरेज है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। पहली बात, अगर इक्वल के साइन के साथ वो क्लेम करेगा तो समझो वो नल हाइपोथेसिस बता रहा है एज। और अगर नल हाइपोथेसिस बता दे उसको देख के हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं इजीली। ये पहला केस है। अगर ये मैं कह रहा हूं कि अगर पहले हमें इंडिकेशन मिले कि क्वेश्चन के अंदर नल हाइपोथेसिस की इंडिकेशन है तो H1 क्या बनेगा, इसका बनेगा H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 5। इसका H0 बनेगा इसके अगेंस्ट म्यू लेस देन 5, इसके अगेंस्ट म्यू ग्रेटर देन 5। ये कब, जब आपको क्वेश्चन के अंदर नल हाइपोथेसिस का कोई इंडिकेशन मिले तब। पहला केस हो गया। अब अगला केस, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नल हाइपोथेसिस का इंडिकेशन नहीं है बल्कि H1 का इंडिकेशन है, और 99% H1 का इंडिकेशन होता कौन सा है, या म्यू लेस देन 5 या म्यू ग्रेटर देन 5। इज नॉट इक्वल टू का बहुत कम होता है। पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम। जब भी आपको H1 का इंडिकेशन दे दे, आप H0 का इंडिकेशन सिर्फ ये लिख सकते हैं सबके लिए। सबके लिए ये एक ही चीज लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 5। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप वो पूरा बनाएं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें आगे फर्दर H1 की जरूरत होती है, H0 की जरूरत नहीं होती। ये दो केस हो गए। अगर आपको इंडिकेशन मिल जाए H0 का तो H0 का बना के उसके अगेंस्ट H1 बना लें, और अगर आपको मिले H1 का इंडिकेशन तो H0 तो फिर फिक्स हो गया। एंड लास्ट वन, अगर आपको बिल्कुल ही पूरे सवाल पढ़ के ये नहीं पता चल रहा, ये इंडिकेशन नहीं मिल रही ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो आप एक चीज कर सकते हो, जब आपको समझ ना लगे वो हमेशा ये चीज, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ये तीन सिचुएशन है फार्मूलेट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। ये बात यहां तक ओके करें, फिर आगे चलते हैं। जी जनाब, डन है, आगे चलें। आपने सवाल भी देखे होंगे। अब सवाल चाहे देखें ना देखें, इन चीजों को दिमाग में रखना है कि अगर आपको इंडिकेशन गिवन है इन साइंस के साथ, इन साइंस के साथ, तो वो समझो कि H0 गिवन है और H0 को देखकर H1 बनाया जाएगा। अगर आपको इंडिकेशन है ग्रेटर देन या लेस देन की बात की गई है, वो हमेशा याद रखना H1 होगा, और म्यू उसका उसके अगेंस्ट, ये हमेशा एक ही रख लें, कोई इशू नहीं। और बिल्कुल ही नहीं समझ लग रही तो जो एवरेज गिवन है म्यू के बराबर रखें और H1 को इज नॉट इक्वल टू रखें। बस इन तीन सिचुएशन में ही कोई ना कोई सिचुएशन हमेशा होती है। मतलब अगर नहीं मिल रहा तो लास्ट वन, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आपका सवाल में गलत नहीं हो। जी मेरे भाई, ये बात ओके है तो आगे चलते हैं। ये बात आप डन है, कुछ बात पल्ले पड़ी? जी, तो फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं जनाब कि आगे हमारे पास क्या चीजें हैं। उसके बाद है कि दूसरा हमारा वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, वो गिवन होगा, नहीं गिवन तो 5% लेंगे।
गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 5% लेंगे। फिर हमने लगाना है जी टेस्ट या टी टेस्ट, ठीक है। अब जी टेस्ट लगेगा कब, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा, और टी टेस्ट कब लगेगा, जब n लेस देन 30 होगा, मतलब जो हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्रिटिकल रीजन भी मैं चेंज कर रहा हूं, मैं वापस आपको लेकर जा रहा हूं स्टैट वाले तरीके में जो आपने पढ़ चुके हो। स्टैट का तो ये दोनों तरीके हैं, उसमें वापस आपको सवाल करवा, ठीक है। चले जनाब, फिर स्टार्ट करते हैं सवाल। एक सवाल अभी करते हैं, एक या दो सवाल, और इंशाल्लाह ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज मैंने आपको ये सिखाया है कि आपने टेस्टिंग प्रोसीजर लगाने कैसे हैं। कल हमने सवाल करना है कि किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सा टेस्ट लगता है, तो कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल की जो हमारी क्लास है ना, वो इंशाल्लाह 11:30 पे होगी इंशाल्लाह। कल संडे है तो मुझे थोड़ा सा काम है, तो 11:30 से ऑनवर्ड कल क्लास होगी। तो ये मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा रिमाइंडर के लिए, तो ये आपने याद भी रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, सवाल करते हैं। और पिछला सारा पी वैल्यू फिलहाल भूल जाओ कि पी वैल्यू में कुछ है। अभी सिर्फ एक सवाल लिखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्लेम कर रहा है, क्लेम्स दैट एवरेज लाइफ of its production is 40 years. To test this claim, select a sample of size 50 and select a sample of size 50 and its mean is 45 and standard deviation is 5 कर लो। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जनाब 5%। मैंने 3 सवाल अभी करवाने हैं और तीनों सवाल डिफरेंट टेक्निक से करवाऊंगा, ठीक है। अब देखें जनाब, मैन्युफैक्चरर का क्लेम है कि जो एवरेज लाइफ है प्रोडक्शन इज 40 years। ये क्या मतलब है इसका, म्यू इज इक्वल टू या म्यू ग्रेटर देन या म्यू लेस देन, लिखा हुआ है एवरेज लाइफ ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज। तो क्या मतलब है, ये क्लेम क्या शो कर रहा है, गॉट इट। अब ये बात क्लियर है जी। इक्वल टू का साइन है तो बस काम हो गया, इक्वल टू का साइन है तो हमने चाहिए भी हमें यही, हम लिखेंगे पहला स्टेप हमारे पास एच नॉट है, म्यू इज इक्वल टू 40, क्योंकि इक्वल का साइन होता ही एच नॉट में है। H1 हमारे पास है म्यू इज नॉट इक्वल टू 40। अगर H1 इंडिकेटेड नहीं है तो वो फिर उसके अपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास, ये 3 सवाल आज आपने बड़े ध्यान से करने, पिछले चाहे भूल जाएं, पिछले लेक्चर वाले सारे भूल जाएं, ये सवाल आपने अब ध्यान से करने हैं। इसी तरह की सिचुएशन पेपर में आएगी। इसके अलावा देखें टेस्ट और होंगे, टी टेस्ट होगा, जी टेस्ट होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा, एफ टेस्ट होगा, लेकिन जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं करेंगे हम। जी जनाब, अल्फा हमारे पास है 5%। तीसरे नंबर पर हमें पता चल गया कि जी टेस्ट लगना है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ये है जी का फार्मूला।
हमेशा यही रहेगा। जी का फार्मूला इसमें चेंज नहीं होता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स का होता है, यहाँ एक्स बार का होता है। जी जनाब हमने पुट किया, हमारे पास एक्स बार था 45 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 ओवर अंडर रूट कितने नंबर थे 50। हमारे पास आंसर आ गया 7.07। अब आपने पी वैल्यू की तरफ नहीं जाना प्लीज, अभी आपने पी वैल्यू की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अब हम वो काम करने लगे हैं वो जो अगले तमाम क्वेश्चंस के अंदर वही इस्तेमाल होंगे, तमाम क्वेश्चंस के अंदर। गॉट इट जी। चौथे नंबर पर है क्रिटिकल रीजन। तो जनाब जरा ध्यान से, मैं आपके पास कुछ वैल्यूज लिखने लगा हूं जो कभी चेंज नहीं होंगी। अगर आपका H1, ये आपने पेपर में नहीं लिखना क्योंकि ऊपर नीचे स्क्रीन करने में मसला आएगा, इसलिए अगर आपका H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू है, अगर आपका H1 म्यू इज इक्वल टू है, सॉरी म्यू ग्रेटर देन हो सकता है, यानी 5 भी लिख देते हैं, 5 है 40 में। पेपर में आपने ये नहीं स्टेप लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऊपर से आपने देखकर इसको किस तरह से डील करना, ठीक है। अगर आ जाए ना म्यू इज नॉट इक्वल टू 40, इसे बोलते हैं टू टेल, कि इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। अगर आ जाए म्यू ग्रेटर देन 40, इसे बोला जाता है राइट टेल। ये कुछ भी नहीं लिखना पेपर में, बस आपको समझाने के लिए लिखता हूं, इसे बोलते हैं लेफ्ट टेल। अब हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है, इन तीनों में से कोई एक ही सिनेरियो बनेगा, इसके अलावा कोई और सिनेरियो है ही नहीं। अब हमारा ये सिनेरियो है, तो इसमें हमने क्या करना है, टू टेल। अब टू टेल का मतलब ये है कि अगर मैं आपको दो तरीके हैं, एक दफा एक या तो मैं डायरेक्ट बता दूं या मैं आपको सिखा दूं। ये देखें, आपने जी का टेबल बनाना, टू टेल होगा तो याद रखें आपने दो साइड पे आपका एरिया आएगा, अगर टू टेल होगा तो। अगर वन टेल होगा तो एक साइड पे एरिया आएगा, अगर टू टेल होगा तो दो साइड पे आएगा। डन। ये है आपका रिजेक्शन रीजन, ये भी है आपका रिजेक्शन रीजन। गॉट इट। ये जगह है आपका एक्सेप्टेंस रीजन की। ये हमेशा ऐसे होता है, हमेशा टू टेल का हमेशा ऐसे होता है। आप मुझे बताएं, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज रिजेक्शन की, वो 5% है। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है रिजेक्शन की 5%। तो जनाब आपने अगर टू टेल है तो 5% को 2 पे डिवाइड करना है। वन टेल है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टू टेल है तो डिवाइड करना है। जी मेरे भाई, जल्दी से मुझे इसको डिवाइड करके बताएं कि कितनी वैल्यू आ रही है। 0.025। 0.025। तो जनाब ये जो जगह है ना, ये वैल्यू है 0.025 और ये भी है 0.025। गॉट इट। ये मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूं, बाद में मैं आपको सिखा भी दूंगा, डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि असल में चल क्या रहा होता है जी। और ये जगह, ये कोई बता सकता है कि इस जगह कितनी वैल्यू आएगी? एनीवन? आप में से कोई इस जगह की वैल्यू बता दे। सर 0.5 में से 0.025 माइनस कर देना, दोनों जगह सेम आ जाएगी। टोटल 0.475। डन।
अब आप ना इस वैल्यू को देख के आपने टेबल के अंदर वैल्यू ढूंढनी है। आपको पता है टेबल के अंदर वो जो हम रिवर्सल एरिया देखने का सीखा था वो यही था, ये सिर्फ होता जी में ही है जी। आप टेबल में देखोगे तो ये बनेगा -1.96 और ये बनेगा +1.96। डन। अब दोबारा देखिएगा, ये सारा इस लाइन से इस साइड पर सारा रिजेक्शन, इस लाइन से इधर सारा रिजेक्शन, इसके दरमियान ये सारा एक्सेप्टेंस। तो जनाब आप मुझे बताएं हमारी ये वैल्यू है, तो बताओ ये वैल्यू यहां पर देखकर बताओ ये वैल्यू इस टेबल में किस रीजन में जा रही है? रिजेक्शन रीजन में जा रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में जा रही है? ये 7.07 बताएं, रिजेक्शन मैसेज करके बता दें, आप लोगों की आवाज में मसला आ रहा है। हाँ जी, रिजेक्शन रीजन में, क्योंकि देखें ये वैल्यू तकरीबन यहां पर आ जाएगी 0.07 तकरीबन यहां पर आएगी पॉजिटिव वाली साइड पे, तो इससे आगे तो सारा रीजन ही रिजेक्शन है और इससे इधर भी रिजेक्शन है। हमारी वैल्यू अगर 1.2 आ जाती, 1.5 आ जाती तो वो एक्सेप्टेंस थी। तो ये है इसका ओरिजिनल तरीका जो हम करते हैं। तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ z, ऐसे करके लिखेंगे वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 7.07 फॉल इन रिजेक्शन रीजन, फॉल इन रिजेक्शन रीजन। तो वी रिजेक्ट एच नॉट, याद रखें एक्सेप्ट या रिजेक्ट एच नॉट को ही करना है पहले, एक्सेप्ट या रिजेक्ट एच नॉट को ही पहले करना है, और एंड एक्सेप्ट H1, बस खत्म होगी बात। अब आप देख लें उसका क्लेम ठीक है या नहीं। उसने कहा था, अब आ जाए जरा, उसने कहा था म्यू इज इक्वल टू 40 है, ये उसका क्लेम था और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है उसका क्लेम ठीक नहीं है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 40 है, म्यू इज इक्वल टू 40 नहीं है। बात क्लियर हुई? अभी ये एक सवाल किया है, इसके और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े आपको। आपने ये तो मैंने बहुत ही ज्यादा इसको चेंज कर दिया, दोबारा मैं एक दफा बना देता हूं। ये देखें, हमेशा आपने टू टेल के अंदर ऐसे दो लाइन लगा देनी है और अपना एरिया जो रिजेक्शन रीजन है, क्योंकि अल्फा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है, ये हमें पता है, तो ये भी रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन है, ये एक्सेप्टेंस है। तो एरिया हमने जो गिवन होगा वो हमेशा यहां पर लिखेंगे, लिखे चाहे ना, पता होना चाहिए, और ये एरिया यहां से फाइंड कर लेंगे। ये डायरेक्ट भी ट्रिक हैं इसके, लेकिन वो याद रखने पड़ेंगे, परफॉर्म करो तो चीजें भूलेंगी नहीं। सर ये नीचे से दिखाना थोड़ा, ये जो आपने आंसर लिखा है इसका। इसका टेबल हम देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इधर नेगेटिव आएगी और इधर पॉजिटिव आएगी। बस अब हमने अपनी वैल्यू देख लेनी है। अगर हमारी वैल्यू जो z की फाइंड की हुई है वो इधर आ जाए तो रिजेक्शन, और दरमियान में आ जाए तो एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये मैंने करवाया टू टेल का, और टू टेल है सिर्फ z टेस्ट में और t टेस्ट में, बस टू टेल सिर्फ z और t टेस्ट में, बाकी किसी टेस्ट में टू टेल है ही नहीं। तो अगला एक सवाल हम करते हैं वन टेल वाला। अब मैं एक सवाल वन टेल वाला मैं करवाऊंगा और फिर आपसे करवाऊंगा सर। आगे चलें। मैं वो पिछला लेक्चर शायद सेंड ना करूं, ये लेक्चर मैं आपको लाजमी सेंड करूंगा, क्योंकि हमने आगे सारे सवाल इसी फॉर्मेट पे करने हैं। वो पी वैल्यू वाला नहीं करते फिलहाल, क्योंकि उसमें जी में पी वैल्यू फाइंड करेंगे, आगे काई स्क्वायर में फिर यही काम करना पड़ना था, तो बेहतर है हम पहले यही कर लेते हैं। आगे चलें, आ जाओ अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। हाँ जी, क्लेम ऑफ मैन्युफैक्चरर claim of
manufacturer is average life of its product is more than 500. For this purpose, select a sample of size 40 and its mean is 490 and standard deviation is 50. Level of significance is 10%. जी क्लेम टेस्ट करना है, मिलके करते हैं। अगला सवाल आपसे करवाऊंगा लेस देन वाला। पहले सवाल वही शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं इंडिकेशन क्या मिल रही है। ये क्या लिखा हुआ है, मोर देन 500। ये एच नॉट की इंडिकेशन है या एच वन की है? ये जो इंडिकेशन आपके पास है ये एच वन है। ये क्या है? ये एच वन, क्योंकि मोर देन है, इसमें इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो पहला स्टेप एच नॉट और एच वन। पहले एच वन लिखते हैं म्यू ग्रेटर देन 500 और एच नॉट को फिर आप चाहे इक्वल लिख दो या आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि एच नॉट का लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, एच वन का ही सारा मसला होता है। दूसरा स्टेप है अल्फा 10%। तीसरा स्टेप है जी टेस्ट लगेगा, क्योंकि 50 कितनी है प्रोडक्ट 40। C is equal to x bar minus mu over sigma over n। हर दफा फार्मूला लिखना है। x bar है 490 minus 500 डिवाइडेड बाय 50 ओवर अंडर रूट 40। बताएं जनाब कितना आंसर आ रहा है? -1.26 -1.26। देखो सबका यही आ रहा है जी। नेक्स्ट चौथे नंबर पे चलते हैं। क्रिटिकल रीजन, ये जरा गौर से सीखना है। अब हमारे पास बल्ला H1 क्या है? म्यू ग्रेटर देन, ये वन टेल है टू टेल है भी वन टेल सर। राइट टेल। याद रखें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हम बनाएंगे कुछ इस तरह, आपने राइट साइड पे अब अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करना, बल्कि जितना अल्फा लिखा हुआ है ना 10%, वो डिवाइड नहीं करना, वो सारे का सारा राइट साइड पे लिख देना। अब आपने डिवाइड नहीं करना, बात समझ लगी ना? अब ये एक वैल्यू यहां पर ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.40। टेबल से कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? टेबल से हम जो वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 0.1 या 0.4? तो जल्दी से टेबल से वैल्यू देखें हम, और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी 1.645। चेक करके बताइएगा हमारी वैल्यू क्या आ रही है।
0.4 को टेबल में कोई देख रहा है? 1.28 1.28 गॉट इट। अब इससे इधर एरिया सारा कौन सा है? रिजेक्शन रीजन। और इससे इधर सारा एरिया कौन सा है? एक्सेप्टेंस रीजन। क्योंकि वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर सारा रिजेक्शन। अगर टू टेल हो तो उसमें भी हमने देखा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस साइड पर हमारा मिडल लाइन होती है ना, वो एरिया एक्सेप्टेंस रीजन होता है। ड्रॉ लाइन, जो मिडल लाइन होती है ना, वो साइड हमेशा हमारी एक्सेप्टेंस होती है और लाइन के अपोजिट रिजेक्शन रीजन होता है। अब आप बताएं आपकी वैल्यू किधर आ रही है? -1.26 किस एरिया में आ रही है? इस एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है या रिजेक्शन रीजन में जा रही है? एक्सेप्टेंस में सर। एक्सेप्ट, तो बस सिंपल बात हो गई, डिसीजन आ गया। क्या लिखोगे? एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट यही करना है, और रिजेक्ट H1। तो बताओ उसका क्लेम क्या रहा, कैसा रहा? उसका क्लेम था ये, उसका ये क्लेम था मेरे भाई, यही क्लेम था ना। और ये हम क्या कर रहे हैं? H1 को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। हम कहेंगे रिजेक्ट, या रिजेक्ट उधर लिखना है H नॉट, हम ये कहेंगे क्लेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज नॉट ट्रू। अच्छा अब बताएं कौन सी चीज रिपीट करनी है, मुझे बताएं, उस जगह से मैं रिपीट करता हूं, कौन सी बात रिपीट करनी है? कुछ लोग रिपीट का कह रहे हैं, तो बताएं कौन सी चीज रिपीट करूं मैं? ये जी कृषि का रीजन है, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस वाली साइड। ओके देखें, यहां तक ये सवाल तो आपने नोट कर लिया है ना? सवाल तो आपने नोट कर लिया है ना सबने? डन। अब जरा मैं दोबारा बताता हूं। आपने देखना है, सपोज दैट हमारा अल्फा है 5%। ये क्रिटिकल रीजन की मैं ऑल पॉसिबल चीजें बता रहा हूं अब। और आपका जो H1 है वो है म्यू इज नॉट इक्वल टू कोई भी वैल्यू। डन। अब मुझे बताएं ये वन टेल है या टू टेल है? ये सिचुएशन वन टेल है या टू टेल है? रिस्पॉन्स जल्दी किया करो। टू टेल है। कैसे पता चला? इज नॉट इक्वल टू से, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू का मतलब है म्यू कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मतलब अगर लिखा हो ना इज नॉट इक्वल टू 100, इसका मतलब है 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है। ये चीज हमें बताएगी वन टेल है या टू टेल, ये चीज इज नॉट इक्वल टू। और ये चीज बताएगी रिजेक्शन एरिया की लिमिट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम एक फिगर बनाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। हम इस एरिया को 2 पे डिवाइड किया करेंगे। यहाँ पर 10% कर लेते हैं क्योंकि 5% पहले भी किया था। 10 को 2 पे डिवाइड करो 10% को, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 0.05। तो ये है हमारा रिजेक्शन रीजन। जो गिवन होता है वो रिजेक्शन रीजन होता है, ये जो अल्फा गिवन है। तो यहां पर दरमियान में क्या आ जाएगा? 0.45। गॉट इट। इसको देख लेंगे टेबल के अंदर। हम सब पता है कि टेबल में हमें यही वैल्यू मिलती है, टेबल में हमें 0.45 वैल्यू मिलती है। तो टेबल में 0.45 देखेंगे तो वो आएगा आपके पास 1.645। इस साइड पर है माइनस, इस साइड प्लस। ये दूसरा तरीका करवा देना। जी ये दूसरा तरीका करवा देना, पहले आपने क्वेश्चंस और मैथ्स में करवाए। अब जरा गौर फरमाएं, अगर आपने जो z की वैल्यू ऊपर फाइंड की हुई है, अगर वो इधर किसी भी जगह फॉल करे या इधर किसी भी जगह फॉल करे तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। मतलब z अगर आ गया 5 तो भी रिजेक्ट, z अगर आ गया 2 तो भी रिजेक्ट,
z अगर आ गया 3 तो भी रिजेक्ट, मतलब जो z हम फाइंड करते हैं क्योंकि वो इधर आ रहे हैं, या ये नेगेटिव में आ जाए तो भी रिजेक्ट। बट अगर z की वैल्यू हमारी फाइंड करदा 1.5 आ जाए तो वो इस तरह कवर हो रही होगी। ये एक्सेप्टेंस रीजन है सारा। ये है टू टेल का केस। टू टेल के केस में करना क्या है, अपने रिजेक्शन को दो पे डिवाइड करके अपोजिट साइड पे लिख देना है, और ये हमेशा अवे फ्रॉम रीजन लिखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे नहीं समझ आ रही कि एक्सेप्ट रिजेक्ट हमने कर दिया है, इसमें हमेशा हम जी एक्सेप्ट रिजेक्ट एच नॉट को करेंगे? हाँ जी, हमेशा एज नॉट को। ओके सर। फिर उसको क्लेम को देख लेंगे ना कि हमारा क्लेम गिवन कौन था, लेकिन हमने यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो एच नॉट को ही करना है इस टेबल को देख के। एच नॉट को मतलब नल हाइपोथेसिस। अब आओ जरा वन टेल सिखाता हूं। अगर सवाल के अंदर अल्फा आपके पास है 5%, ठीक है, अल्फा आ गया 5%, और हमारे पास जो H1 है वो आ गया म्यू ग्रेटर देन 5 सपोज दैट, और हमने z फाइंड किया, तो z की जो वो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो किसी भी जगह लिखी जा सकती है। अब जरा गौर से यहां पर देखना है आपने कि मेरे पास वन टेल है, तो अब मैं 2 पर डिवाइड नहीं करूं। ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे एक लाइन लगाऊंगा, और ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, बाकी सारा फिर एक्सेप्टेंस रीजन है। अब मैं 2 पर डिवाइड नहीं करूंगा बल्कि डायरेक्ट 5% यहां पर लिख दूंगा डायरेक्ट, और इसको देखकर ये मेरी वैल्यू आ जाएगी जो यहां पर आती है। मेरे पास आ जाएगा 1.645। फिर वही इससे इधर वैल्यू z की आ जाए तो रिजेक्ट, और अगर इस लाइन से इधर कहीं भी आ जाए तो एक्सेप्ट। मैं कहता हूं मेरी z की रिजेक्ट वैल्यू होगा 2 सर। है, रिजेक्ट करेंगे। z की वैल्यू अगर आ जाए -5, जी z की वैल्यू आ जाए -5, एक्सेप्ट होगा क्योंकि इधर कहीं आ रही है। z की कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम ऊपर फाइंड करते हैं फार्मूले से वो आ जाए 1.60, तो भी एक्सेप्ट। समझ लगी ना? अब मैं एक वैल्यू लिखता हूं और आपने उसको देखना है कि मेरे पास अल्फा है 6%, 3% कर लेते हैं, और H1 म्यू लेस देन 20 है, 25 है, और मेरे पास जो z की वैल्यू है ना वो है 1.02, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। जल्दी से आप सब लोग एक रीजन बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोग ये, वैसे तो मुझे पहले पता चल गया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक दफा आप वो प्रॉपर टेबल बनाएं और बताएं कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। आपका गलत शेडिंग गलत नहीं होनी चाहिए, जो एरिया लिखेंगे उसको जो फाइंड करेंगे वो गलत नहीं होना चाहिए। जी
हाँ जी जनाब, ओके होगी बात, लिख लिया। देखिएगा अब जरा चेक कर लीजिएगा, मैं लिखने लगा हूं। ये जो मेरा एरिया फॉल करेगा ये लोअर लेफ्ट साइड पे फॉल करेगा, और ये वन टेल है तो मैं इसको 2 पे डिवाइड भी नहीं करूंगा। गॉट इट। और जो एरिया यहां पर मुझे मिलेगा वो 0.47 है। ये टिप, हाँ ये सारा रिजेक्ट, याद रखें अवे फ्रॉम मिडल लाइन रिजेक्ट होता है, और जो लाइन वाली साइड है वो सारी एक्सेप्ट। इस साइड पे हमारी वैल्यू आ रही है -1.88, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एरिया आ रहा है। ये जो गिवन वैल्यू है ये कहां पे फॉल कर रही है? एक्सेप्टेंस रीजन में। ये टेबल तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सीख लिया था ना, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट H0 और रिजेक्ट H1। ऊपर अपना क्लेम इसके साथ कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि क्लेम एक्सेप्ट है या रिजेक्ट। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ लगी होगी। आपने जो पहले 4 क्वेश्चन हमने किए हैं ना वो पी वैल्यू के साथ, आपने वो सारे इस तरीके से करके वेरीफाई करने। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ये अब आपको रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस आ गया, कल सिर्फ सवाल करने हैं हमने ढेर सारे, रिग्रेशन के भी, कोरिलेशन के, इन सब के टेस्ट आप अप्लाई करने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हमारी क्लास 11:30 बजे होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।